धन्यवाद। ये बात मुझे ही रखनी थी कि इस हड़ताल को भाई केवल एक ही पार्टी जो मजदूर वर्ग की पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने समर्थन किया है। हमारे बीच में हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिल्ली एनसीआर राज्य कमेटी के सचिव मंडल के साथी प्रोफेसर राजीव कुमार हमारे बीच में है। हम चाहेंगे साथियों को संबोधित करें। आपसे दाल रोटी का आग भी छीनना चाहते हैं। हम जिस तरह से किसान मजदूर एकजुट होकर संगठित होकर संघर्ष करने का काम करें, इस सरकार को नेस्तनाबूद करके ही अपने हक हक के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे और एकजुटता का परिचय देंगे। और इन्हीं बातों के साथ आपको सफल हड़ताल के बधाई देता हूँ। कामरेड साथियों राम सागर जी, खबरी मुखिया, महराज की सभी को बधाई देता हूँ और आपका स्वागत अभिनंदन इस बात के लिए करता हूँ कि आपने बहुत ताकत का एहसास करके पूरे हिंदुस्तान में एकता का परिचय देने का काम किया। मैं 2-3 नारे के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता, मजदूर एकता, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा जो कहना है वो ये है कि जब हमें कोई चीज नहीं चाहिए उस चीज को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि हक और हकूक जब किसी आदमी के छीन लोगे तो हमारे पास क्या ही अधिकार रह जाता है कि हम किसी चीज का विरोध कर लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाइंग कैपेसिटी, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, हम मजदूरों के 31,000 हमारी मांग है। आज हमें 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार शोषण किया जा रहा है। ये जो कंपनियां ये लोग बना भी रहे हैं, इनका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सामान बेचेगी कहाँ। सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देश जब ही तरक्की कर सकता है, आप चीन में चले जाइए, वहां चले जाइए अमेरिका में 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है मजदूरों की। जब तक यहां से उत्थान नहीं होगा कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। सीढ़ियां ऊपर से साफ होनी चाहिए, भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म हो जाए, नीचे तो आदमी आम ही होते हैं। तो साथियों, हम आपके साथ हैं, 24 घंटा आपके साथ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़े से बड़े आंदोलन में आपके साथ हैं, बिल्कुल। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड राम सागर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज की सफल हड़ताल के लिए। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज पूरे देश में अभी अगर आप देखेंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, आपको दिखाई देगा जो ट्रेंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, भारत बंद। तो ये जो हड़ताल है मजदूर वर्ग की हड़ताल, वो पूरे देश में एक संदेश दे रहा है इस सरकार को। इस पूरे जिसकी चर्चा अभी कॉमरेड रुपेश वर्मा ने की, आपको विस्तार से बताया, लेकिन अब आप समझो कि हम क्यों हड़ताल पर आज हैं, ये हम सबको समझने की जरूरत है। बिना लड़े क्या कोई कुछ भी देता है? बिना लड़े क्या एक पैसा भी इंक्रीमेंट मिलता है? तो आप सोचो कि ये जो कोड है वो कह रहा है कि आपको, कानून बना रहा है कि आपको लड़ने का अधिकार ही नहीं है। ये है लेबर कोड, क्योंकि वो बताता है, वो कानून ही ऐसा बना रहा है। एक होता है कि कानून है, कानून तो अभी भी है। आप जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कितनी है, कितने जगह न्यूनतम मजदूरी मिल रही है? नहीं मिल रही है, ज्यादातर जगह पर नहीं मिल रही है। लेकिन कानून में ये है कि हम लड़के उस कानून को मंगवा सकते हैं, कम से कम हम लड़ सकते हैं उस कानून को मनवाने के लिए। लेकिन अब ये जो कानून बना दिया गया है जो लेबर कोड में, कि आप यूनियन ही नहीं बना सकते, ऐसी हालत कर दी है कि आप यूनियन ही नहीं बना सकते। जब आप यूनियन ही नहीं बना पाओगे तो किस हक के लिए क्या लड़ोगे? तो ये जो लेबर कोड है, आप समझिए, हम सबको समझने की जरूरत है कि क्या वो तब कानून पास किया। ध्यान कीजिए, कोरोना के टाइम में जब सभी लोग घरों में बंद थे, आपदा का पूरे देश में आपदा थी, उस समय अवसर बना के 3 कानून पास किया इस सरकार ने। कानून एक तरह से लागू करने का काम शुरू कर दिया। क्या क्या थी नीतियां? एक खेत कानून, कृषि कानून जिसको कहते हैं,
जिसको किसानों ने संगठित होकर लड़के वापस करवा दिया। ये था पहला काला कानून। दूसरा काला कानून यही था जिसके लिए आज हम सब लोग लड़ रहे हैं, जो 4 लेबर कोड। लेकिन यह सरकार सीधे सीधे लागू करने के बजाय क्या कर रही है, तमाम राज्य सरकारों को दबाव दे रही है कि वो अपने यहाँ अपने राज्य में उस 4 कोड के हिसाब से कानून लाए। हर राज्य में एक के बाद एक। अभी दिल्ली में जैसे ही डबल इंजन की सरकार, आजकल तो ज्यादा जगह पर डबल इंजन की सरकार, तो जो केंद्र में कानून बनाया उसको अपने सरकार से लागू करवाने का काम वहां हो गया। 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ा के 12 घंटे का कानून बनाया गया है। ये है लेबर कोड। आप जानते हैं हमारे यहां महिलाओं के लिए क्या हालत है। क्या महिलाएं रात में काम के जगह पर सुरक्षित हैं? बिना उनकी सुरक्षा का हिसाब किताब किए कानून बना दिया गया कि अब औरतें जो है, महिलाओं को रात में भी काम लिया जाएगा। आप समझिए कि जो यूनियन बनाने के लिए नियम था हायर एंड फायर के लिए कि 100 से नीचे जहां होंगे वहां पर हायर एंड फायर यूनियन बना सकते हैं, अब उसको बढ़ा के 200 कर दिया कि जहां 200 से ऊपर एम्प्लॉय होंगे वहां पर करेंगे। और संगठित क्षेत्रों में आप देखिए, जो दुकानों में काम करते हैं वहां पर यह कानून ला दिया कि अगर 200 है तब तो आप पर कानून लागू होगा, अगर कम है तो आप पर कानून नहीं जा, जितनी मर्जी, यहां तक कि आप लेबर कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अभी तो कम से कम लेबर कोर्ट में जाके लड़के हम हासिल कर सकते थे, अब कानून ही ऐसा बना दिया जिससे कि आपके लड़के हक को लेने का जो है अधिकार उसी को खत्म कर दिया। ओमदत्त शर्मा जी, हमारे नितिन चौहान जी, सुले यादव जी, बुद्धपाल यादव जी और तमाम साथी, राणा जी हमारे बीच में इस हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे। साथियों, मुझे सिर्फ 2-3 बातें इस संदर्भ में कहनी है। पीछे किसानों के बारे में भी सरकार 3 कानून लाई थी और मजदूरों ने उन 3 कानूनों के विरोध में किसानों की बड़ी मदद करी। किसानों के आंदोलन में हर समय मजदूरों ने उनका सहयोग किया है और किसान सभा भी जब भी कोई मजदूरों के मुद्दे होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। ये हमारी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है कि जो मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर जो हमला है, उस हमले का हम एकजुट होकर के विरोध करें। दूसरी जो खास बात है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि आपकी सक्रियता और आपके लगातार एक्टिव रहने की वजह से सरकार अभी तक इन लेबर कोड को लागू नहीं कर सकी। कुछ साथी सोचते हो कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, तो ये इस बात की मिसाल है कि आज देश के तमाम मजदूर संगठन और तमाम किसान संगठन एकजुट होकर के इन 4 लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। एक बात और मुझे स्पष्ट रूप से कहनी है कि जिस देश का मजदूर और किसान दुखी है, उस देश के राष्ट्रीय हित कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आप किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे करके समाज में शांति जो है व्याप्त नहीं कर सकते। ये बात हमारे सरकार को जरूर समझनी चाहिए कि कुछ लोगों के कहने में आकर के मजदूरों को कुचलना बंद करो। यदि खर्चा 20,000 है तो 10,000 में चलने वाला नहीं है। 10,000 में वो कैसे चलेगा जब उसके बच्चे की पढ़ाई है, उसका इलाज का खर्चा है, वो आप पूरा नहीं करोगे। ठेकेदार जो यहां गुंडागर्दी करते हैं, यूनियनों की पिटाई करते हैं, मजदूरों की पिटाई करते हैं, ये गुंडागर्दी कोई और नहीं कराता। ये गुंडागर्दी सरकार इसको बढ़ावा देती है।
और एक नैरेटिव बनाया गया पूरे देश में कि जिस इलाके में मजदूरों को ज्यादा कुचला जाएगा वहीं पे उद्योगपति आके नौकरी करेगा। और यह खतरा आज केवल मजदूरों पर नहीं है, यह खतरा मिलिट्री के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी है। अभी जो तनख्वाह सरकारी कर्मचारी को मिलती है तो जो श्रम कानून हमारे थे उसकी वजह से मिलती है। उसको एक पक्की नौकरी है, पक्की सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है। पेंशन इन्होंने सरकारी कर्मचारी की भी खत्म कर दी है और सरकार ने भी अपने काम ठेके पर देने शुरू कर दिए हैं। कल को पुलिस को भी ठेके पर लगाएंगे। अभी मिलिट्री पे ठेके में लगाना शुरू किया 4 साल के लिए और बहुत कम तनख्वाह में शुरू किया। ये सब कुछ जो किया जा रहा है केवल कुछ बड़े गिनती के पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए किया जा रहा, उनके प्रति भक्ति भाव प्रकट करने के लिए किया जा रहा। आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं याद दिला देता हूं, जब मोदी सरकार आई थी तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करी। आज कॉर्पोरेट टैक्स और जो इनकम टैक्स हमारे लोग देते हैं, टैक्स का कलेक्शन कम होता था। कॉर्पोरेट टैक्स 22% से घटा के 18 कर दिया, जिसके कारण कॉर्पोरेट का यानी कि पूंजीपति का मुनाफा बढ़ के 32% हो गया। और इनकम टैक्स का कलेक्शन जो मिडिल क्लास देता, उसकी कलेक्शन बढ़ गई है और उसकी दर पहले भी 30% थी और आज भी 30%। ये परिस्थिति आज देश में बनी है और ये जो आपकी मांग है केवल आपकी मांग नहीं है। यदि हम मजदूर के हाथ में परचेजिंग पावर नहीं देंगे, खरीदने की क्षमता नहीं देंगे, तो इंडस्ट्री का माल खरीदेगा कौन? इंडस्ट्री लगाने के लिए जरूरी है कि लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता हो और सरकार वो खरीदने की क्षमता छीन रही है। तो ये देश चीन की तरह या इंग्लैंड की तरह या अमेरिका की तरह कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहां सामाजिक सुरक्षा ना हो, जहां पर लोगों के पास खरीदने की क्षमता ना हो, अच्छा जीवन ना हो, वहां पर ना तो देश तरक्की करेगा, ना वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कभी ठीक रह सकता। तो ये केवल मजदूरों की मांग नहीं है, ये इस देश की तरक्की के साथ और इस देश के राष्ट्रीय हित के साथ। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट केवल ये नहीं है कि सीमा पर दुश्मन की आपने सुरक्षा कर ली। नेशनल इंटरेस्ट ये है कि बाहर का पूंजीपति आकर के देश के लोगों का शोषण ना करे, देश की संपत्ति को लूट करके विदेश में न ले जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट है मल्टीनेशनल कंपनी को यहां पर लूट की छूट नहीं देना। और सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौता कर रही है, इस देश के गरीब के इंटरेस्ट के साथ समझौता कर रही है और केवल चंद लोगों के लिए पूरी दुनिया में घूम करके सौदे कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ठेका दिला देते, आपको इंडोनेशिया में खान दिला देते, भारत में फलानी जगह ये चीज दे देते, ये हवाई अड्डे दे देते, ये बंदरगाह दे देते। ये केवल कुछ लोगों के लिए किया जा रहा। तो ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपने हितों की भी सुरक्षा करें और जब हम अपने हितों की सुरक्षा करेंगे तो हम अपने आप राष्ट्रीय हित की भी सुरक्षा करेंगे। ये 4 लेबर कोड ये पक्के तौर पे यूनियनों ने तय किया, ये कतई हम लागू नहीं होने देंगे। और ये भी हमने तय किया है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बहुत संजीदगी के साथ। आप वोट देते हो कांग्रेस को, वोट देते हो भाजपा को, वोट देते हो बसपा को, सपा को, है कोई इनमें से आज यहाँ केवल एक पार्टी के आदमी हैं, थोड़े से सपा के, थोड़े से कम्युनिस्ट पार्टी के। और कम्युनिस्ट पार्टी चूंकि ये मजदूर की पार्टी है, किसान की पार्टी है, तो आप कहीं भी देखोगे
तो केवल यही लोग आपके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी सारी राजनीति इन्हीं मुद्दों पर टिकी है। और केवल सीपीएम ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ उसे रद्द कराया कोर्ट में जाकर। केवल हम पूरे देश में ऐसी पार्टी है जिन्होंने 1 रुपया चंदे का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे नहीं लिया। बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं है देश में जिसने चंदा नहीं लिया हो इलेक्टोरल बॉन्ड। ये बहुत नैतिक पार्टी है, एथिक्स वाली पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और कभी भी अपने वर्ग के साथ, ये मजदूर और किसान के हितों के साथ किसी भी लेवल पे कभी भी आप इतिहास देख लेना, कभी हम समझौता नहीं करते। अपनी पार्टी चलाते हैं तो मजदूर के चंदे से और किसान के चंदे से चलाते हैं, हम पूंजीपति से चंदा भी नहीं लेते, क्योंकि यदि हम उनसे चंदा लेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे मोदी की तरह कि हम उनके हित में नीति बनाए, उनके हित में कानून बनाए, क्योंकि आप जिसका खाते हो उसी की आप गाते हो। हम मजदूर का खाते और मजदूर की ही गाते, ये हमारा नियम है, ये हमारी राजनीति है। और ये आज आपकी जो हड़ताल है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतने जोश के साथ, इतनी मजबूती के साथ और इतने बड़े मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देने आए हैं। आप न केवल अपने बारे में, अपने हितों के बारे में, बल्कि तमाम मजदूर वर्ग के हितों के बारे में, किसानों के हितों के बारे में और पूरे देश के हितों के बारे में यह आपकी कार्रवाई इतिहास में याद रखी जाएगी। जब भी जिक्र होगा गर्व के साथ होगा। बच्चे जब भी जिक्र करेंगे कि हमारे पूर्वज थे जिन्होंने चाइल्ड लेबर कोड का विरोध किया, ये कोड क्या है ये तो हमारे साथी बताएंगे आपको बेहतर तरीके से, लेकिन मोटा मोटी यही है कि न्यूनतम वेतन देने की और उसके वायलेशन की इजाजत है, काम की सुरक्षा नहीं है, जब मर्जी रख लो जब मर्जी निकाल दो। ठेका कानून जो इस बात की मनाही करता है कि केवल सीजनल काम में ठेके पे मजदूर रखे जाएंगे, ये कोड इस बात की भी इजाजत देते हैं कि तमाम उद्योग ठेके पे मजदूर रख सकते हैं। मैं इसी के साथ आपको बधाई देता हूं इस सफल हड़ताल के लिए, और आप लड़ोगे और हम लड़ेंगे और पक्के तौर पर जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। राज्य कमेटी के साथी सीपीएम से भी हैं, उन्होंने सारी विस्तार से आपको बात बता दी। साथियों, आपको ये समझना होगा, मजदूर और किसान किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकता है पूरे भारत के अंदर। और साथियों, हमने जो कमल का फूल बटन दबाया, भाजपा सरकार को लाने वाले भी हम थे, उखाड़ने वाले भी हम हैं। साथियों, हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि भाजपा की वजह से आज रोड पर किसान और मजदूर संघर्ष कर रहा है। आप सोचिए, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर पसीना बहा रहे हो। हमारे हक अधिकारों की जो हमारे पूर्वजों ने लड़कर जो हासिल किए थे, उनको मोदी सरकार को छीनने का काम कर रही है। आने वाले इलेक्शन में हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। रुपेश जी, आज जो देश भर में हड़ताल की बिगुल की हुई है, क्यों? ये मजदूरों के विरुद्ध मोदी सरकार चाइल्ड लेबर कोड लाई है। उसमें इन्होंने पूंजीपतियों को ये छूट दी है कि वो मजदूर को जब मर्जी रख सकते हैं, जब मर्जी निकाल सकते हैं। दूसरा, इन्होंने प्रावधान किया कि 8 घंटे के बजाय उनसे 12 घंटे काम लिया जाए। तीसरा, जो ठेके पे रखने की प्रथा उसको बढ़ावा दिया, जबकि ठेके पे मजदूर रखना ठेका कानून के अनुसार गैर कानूनी है। तो इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो मजदूरों की जो जॉब की सुरक्षा वो खत्म कर दी गई है। एक उनका जो हड़ताल करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसमें 15 दिन का नोटिस देना होता था, उसकी सीमा बढ़ा के 60 दिन कर दी गई। तो ये संविधान की धारा 19 का उल्लंघन है और मजदूरों के हकों पर डाका है। ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण करने के लिए उसको कानूनी रूप देने की कवायद है। ये कानून मजदूरों ने बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी लड़ाइयों के बाद, बड़े बलिदान के बाद बनवाए थे और इसका खतरा न केवल प्राइवेट सेक्टर में है
बल्कि सरकारी क्षेत्र में है। और जो अभी मिलिट्री में ठेके पे भर्ती हो रही हैं, वो भी सरकार की इन्हीं नीतियों का नतीजा है। ये सरकार किसान मजदूर विरोधी है, कर्मचारियों की विरोधी है, और यही वजह है कि देश भर की तमाम बीमा कंपनियां, तमाम बैंक और तमाम औद्योगिक मजदूर ये सब आज हड़ताल पे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि मजदूरों के अधिकारों के हनन करने वाले चारों लेबर कोड को रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होती है तो लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई लगातार जारी है। 2022 में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने चालाकी से, कि जब लोग घर में थे तब ये चालाकी से पास किए हैं, और केवल मजदूरों के संगठित होने की वजह से सरकार अभी तक इन्हें लागू नहीं कर पाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये लेबर कोड रद्द नहीं कर दिए जाते। किसानों की हक की लड़ाई भी चल रही है, लेकिन अभी तक न 6% क्लियर हुआ, न 10%। किसानों के मोर्चे पर लगातार सतत संघर्ष है। अभी औद्योगिक विकास मंत्री आए थे, उनसे भी मुलाकात बातचीत हुई है, और किसान एक नए दौर के आंदोलन की तैयारी इसी सिलसिले में कर रहे हैं। जो प्राधिकरण स्तर की समस्याएं हैं उन पर कुछ कुछ काम चल रहा है, लेकिन लार्जली काम नहीं चल रहा है, और इससे किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। और किसान सभा इसको लेकर के प्रतिबद्ध है, और जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होती हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। एक बार नाम बता दें। मेरा नाम रामकिशन है। रामकिशन जी, जो माली कामगार की यूनियन चल रही है, इनके काफी दिनों से 46 करोड़ के आसपास पैसे बकाए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? सर, हमारा यही कहना है कि हमें एक निचले स्तर से इस लड़ाई को लड़काई, लेबर कोर्ट से लेके उसके बाद अथॉरिटी हाई कोर्ट चलेगी, और हाई कोर्ट के आदेश पे ये रिकवरी जारी हुई है, क्योंकि डीएलसी को भी तलब कर लिया था 5 साल तक जो सरकारी आदेश था लेबर कोर्ट का, वो इन्होंने जो लेबर कोर्ट ने वो कार्रवाई बंद कर दी थी, तो उसी को हमने हाई कोर्ट में तलब करवाया, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने 5 साल से आपने किस आधार पे सरकारी आदेश डाल रखा है। तो जब लेबर जो यहाँ से सिरमाइक पे जो कोर्ट में तलब किया, तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा, तब जाके ये 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपए की रिकवरी जारी की। और ये 1/4/2024 से 4/1/2024 से रिकवरी, यानी कि 1.5 साल होगा। 1.5 साल से बकाया चल रहा है। 1.5 साल से बकाया चल रहा है, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी जो जितनी भी रिट पिटीशन है सब खारिज कर दी। कितने माली हैं इसमें अभी? इसमें 240 कर्मचारी हैं जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत कर आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी पिछली बार सुरभ बंधु की मीटिंग है, इसमें भी हमने डीएम साहब के सामने ये मुद्दा रखा था कि कर्मचारी की जो रिकवरी का उसको पैसा का जो वसूल करवाया जाए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि जो कानून के अंतर्गत में जो ये कर्मचारी जो 25 साल से लड़ाई लड़के जीत का आए हैं, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कानून के अंतर्गत जो कर्मचारी जीत का आया उनको काम पे बहाल कराया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हॉर्टिकल्चर में माली हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और जो क्षतिपूर्ति जो वेतन है, जो रिकवरी कटी है, उस रिकवरी को पैसा रिकवर करवा कर कर्मचारी को भुगतान किया जाए। धन्यवाद।